आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तभी है जब आपको जो बाइनोमियल थ्योरम में कुछ मिसलेनियस सीरीज़ होती हैं, अगर उन सीरीज़ का यूज़ करना आपको सही तरीके से आता है कि हाँ, अगर इस तरीके के समेशंस हैं और इस तरीके के कुछ समेशंस के अंदर चीज़ें आ रखी हैं, या फिर समेशंस इस तरीके के आउटपुट अगर जनरेट कर रहा है, तो मेरे को डायरेक्टली उन सीरीज़ से लगा के सीरीज़ का यूज़ करके डायरेक्टली रिजल्ट क्या मेरे को मिल पाता है। तो वैसे तो कई जगह ये मिसलेनियस सीरीज़ को स्किप कर दिया जाता है, और जब से जेई मेंस के सिलेबस को रिड्यूस करा गया है तब से तो इन सीरीज़ को शायद ही किसी लेक्चर क्लासरूम या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जाता है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। मैंने इस सीरीज़ के ऊपर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना रखी थी, पर क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा था कि एक 15-20 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो इस सीरीज़ पर बना दिया जाए, ताकि इस तरीके की सीरीज़ जब भी आपके पास आए तो रादर आप पूरी मेथडोलॉजी के साथ उसको सॉल्व करें, जबकि ना करने के बजाय बिल्कुल ही जस्ट सीरीज़ का डायरेक्ट अगर रिजल्ट आपको रिमेंबर है तो भी आप इस सीरीज़ को डायरेक्टली आंसर आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके की सीरीज़ है, थोड़ा बहुत उन सीरीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेंस का आपको पता है, मेंस का हाल ये है कि अब सिर्फ सिलेबस रिड्यूस होने से कभी भी चीज़ें कंस्ट्रेंट नहीं हो जाती। वो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिलेबस के बाहर वाली चीज़ों को सिलेबस में इंक्लूड करके भी बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ सकता है। आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, हमने कई सारे ऐसे क्वेश्चन देख रखे हैं। जैसे एपी का टॉपिक ही उठा लेते हैं, वहाँ पर अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कोई बात नहीं की गई थी 2024 में जब रिड्यूस सिलेबस आया था। पर अगेन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में लगभग एक एक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे एजीपी के ऊपर। तो हमेशा आपको रिड्यूस सिलेबस को देख के चलना नहीं है, आपको जेई एडवांस को देख के चलना है कि हाँ, मेरा टारगेट जेई एडवांस्ड है, उसके नीचे मेरे को सिलेबस ये नहीं कि मेरे को मेंस के लिए अलग पढ़ाई करनी है, मेरे को एडवांस्ड के लिए अलग पढ़ाई करनी है। आपको दोनों के लिए सिमिलर ही थ्योरी अप्रोच रखनी है, और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं मिसलेनियस सीरीज़ के इस कंसेप्ट को। अब मिसलेनियस सीरीज़ होती क्या है, पहले अपन इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं मिसलेनियस सीरीज़ के बारे में। थोड़ा ध्यान से देखना और मन लगा के पढ़ना। मिसलेनियस सीरीज़ अब होती क्या है मिसलेनियस सीरीज़? जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज़ देखता हूँ, आप उस सीरीज़ का आंसर देने की मेरे को पर्टिकुलरली कोशिश करना। सबसे पहली सीरीज़ मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहली सीरीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ MC0 इंटू, यहाँ पर लिखा है मैंने MCR प्लस यहाँ पर लिखा है मैंने MCR-1 इंटू, यहाँ पर लिख दिया है मैंने MC1 प्लस, फिर यहाँ पर लिखा है मैंने MCR-2, यहाँ पर लिख दिया है मैंने MC2 प्लस डैश 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 डैश, ऐसे करते करते मेरे पास ये सीरीज़ आगे चलते रह रही है। कहाँ तक? लास्ट मेरे पास ये जा रही है NCR तक। अब ये कुछ बहुत ही स्पेशल तरीके की सीरीज़ होती हैं आपके पास, जिसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना होता है। अब इन सीरीज़ की खास बात क्या है? इन सीरीज़ की खास बात मैं आपको बताता हूँ। इस सीरीज़ की बेसिकली कुछ खास बात ये है, जैसे यहाँ पर MC0 है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा MCR-1 और NC1, यहाँ पर MCR-2 NC2, और लास्ट में NCR। ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाएगा, ये सीरीज़ बन के आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा NC0। अब इस सीरीज़ की खास बात क्या है? इस सीरीज़ की बेसिकली खास बात अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसके कोएफिशिएंट में थोड़ा सा फोकस करते हैं, इसके सफिक्स में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके सफिक्स का अगर हम सम करें, यहाँ पर अगर आप 0 और R का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको R मिलेगा। यहाँ पर अगर अपन R-1 और R का समेशन करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमें R मिलेगा। यहाँ पर अगर हम R-2 और 2 का एडिशन करेंगे तब भी हमें कितना मिलने वाला है? तब भी हमें R मिलने वाला है। और लास्ट वाला जो सफिक्स है उसमें तो पर्टिकुलरली हमारे पास है ही R। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की सीरीज़ होती है जहाँ पर आपके पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को बेसिकली क्या करा गया होता है? मल्टीप्लिकेशन करा गया होता है। मतलब अगर हम इस सीरीज़ की थोड़ी सी डिटेलिंग में भी जाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा होता है? दो बाइनोमियल एक्सपेंशन हो रहे होते हैं। एक होता है 1 + x की पावर m का, और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन हो रहा होता है 1 + x की पावर m का। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमको मिलेगा 1 + x रेज़ टू द पावर m + n। और उसमें अगर आपको ढूंढना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, दैट विल बिकम m + n c ऑफ r। तो जब भी इस तरीके की सीरीज आपको मिले जहां पर आपके पास दो बाइनोमियल सीरीज को मल्टीप्लाई करा जा रहा हो और उनके सफिक्स का जो सम है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आ रही हो, तो उस केस में डायरेक्टली आप उस तरीके की सीरीज का आंसर कितना लिख सकते हैं? आप इस सीरीज का आंसर लिख सकते हैं जो आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्स का आपको सम करना है, सम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ m एंड n। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा m + n c, और नीचे जो आपके पास सफिक्स का सम निकल के आ रहा है, जैसे यहाँ पर 0 और r का सम निकल के आ रहा है r, यहाँ पर भी r निकल के आ रहा है, यहाँ पर भी r निकल के आ रहा है, वो r पूरी की पूरी सीरीज में कांस्टेंट निकल के आएगा। ऐसा नहीं होगा पहले में 2 फिर 3 फिर 4, वो हमेशा अगर 2 आ रहा है तो पूरी थ्रू आउट द सीरीज वो 2 ही आ रहा होगा, अगर वो 4 आ रहा है तो थ्रू आउट द सीरीज वो 4 ही आ रहा होगा। तो m + n c यहाँ पर हमारे पास r इस सीरीज का डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाता है? रिजल्ट बन जाता है। अगर कोई पूछे कि थोड़ा सा इसके कंसेप्चुअली में जाते हैं, तो कंसेप्चुअली में हमारे पास ये हो रहा होता है बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, किसमें?
किस किस के एक्सपेंशन में, दो यहाँ पर एक्सपेंड हो रहे हैं टर्म्स आपके पास, एक है 1 + x की पावर m और एक है आपके पास 1 + x की पावर n, ये दोनों ही आपके पास एक्सपेंड हो रहे हैं। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 1 + x की पावर m + n। और अगर 1 + x की पावर m + n में कोई आपसे पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना होगा, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि भैया वो होने वाला है मेरे पास m + n CR। बेसिकली जनरल टर्म आपको पता ही होगी, 1 + x की पावर n को जब हम ओपन करते हैं बायनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट की मदद से हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्वेश्चंस को वन लाइनर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर एक और सीरीज़ का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक और सीरीज़ का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को दे रखा है बेसिकली NC0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दे रखा है मेरे को NC1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दे रखा है मेरे को NC2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 करते करते ये सीरीज़ मेरे पास चलते रह रही है। एंड एट लास्ट मेरे को जो दे रखा है वो दे रखा है मेरे को NCn का स्क्वायर। अब मेरे से पूछा है कि मेरे को इस सीरीज़ का आंसर करना है। अब इसके लिए आपको कुछ बायनॉमियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, हम जब भी बायनॉमियल थ्योरम पढ़ते हैं इस वाली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं और बाय हार्ट आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी कहती है कि NCr जो है वो हमेशा बराबर होता है किसके, NC ऑफ n - r के। तो अगर ये सीरीज़ मेरे को सॉल्व करनी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे इस सीरीज़ को, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है NC0 इंटू NC0 प्लस यहाँ पर लिखा है मेरे पास NC1 इंटू NC1 प्लस यहाँ पर लिखा है मेरे पास NC2 इंटू NC2 प्लस डैश 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 करते करते लास्ट में मेरे पास यहाँ पर लिखा है NCn इंटू NCn। अगर मेरे को वही वाला ऊपर वाली सीरीज़ का डायरेक्टली वन लाइनर आंसर करना है तो वो ये कहती थी कि इनके सफिक्सेस का जो सम है दैट विल बिकम कांस्टेंट, सो आफ्टर यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट रिजल्ट। आप डायरेक्ट रिजल्ट को तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास सफिक्सेस का जो सम है वो डायरेक्टली एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी निकल के आती है। पर यहाँ पर अगर हम देखें सफिक्स के सम को, तो 0 + 0 का 0, 1 + 1 का 2, 2 + 2 का 4, n + n का 2n, ये तो कुछ और ही सम चल रहा है। पर अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें कि 0 और 0 का डिफरेंस कितना है, दैट इज 0, 1 और 1 का डिफरेंस कितना है, दैट इज अगेन 0, 2 और 2 का डिफरेंस कितना है, दैट इज अगेन 0, और n का डिफरेंस कितना है, तो वो भी मेरे पास कितना आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। और अगर आप इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दोगे, लेट्स सपोज मैंने इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, तो मेरे पास यहाँ पर कितना बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा NC0 इंटू NCn प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा NC1 इंटू NCn-1 प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा NC2 इंटू NCn-2 प्लस डैश डैश करते करते लास्ट वाली टर्म जो बन जाएगी ये मेरे पास बन जाएगी NCn इंटू NC0। तो इस सीरीज़ का रिजल्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास जो सफिक्सेस आ रहे हैं, मेरे पास सफिक्सेस जो आ रहे हैं 0 और n, इनका सम मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, n निकल के आ रहा है। 1 और n-1 का सम कितना निकल के आ रहा है, n निकल के आ रहा है। 2 और n-2 का सम कितना निकल के आ रहा है, n निकल के आ रहा है। n और 0 का सम कितना निकल के आ रहा है, n निकल के आ रहा है। तो n और n का सम करना है, मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंडेशन हो रहा है। एक है 1 + x की पावर n, दूसरी भी है 1 + x की पावर n। तो इन दोनों के एक्सपेंशन में आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n ढूंढना है। तो वो कितना होगा, 1 + x की पावर 2n का कोएफिशिएंट कितना होगा, 2nCn, दैट विल बी द डायरेक्टली रिजल्ट। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख सकते हो 2nCn टाइप में। तो और इस सीरीज़ का आंसर भी आप कितना लिख सकते हो, इस सीरीज़ का आंसर भी हम लिख सकते हैं 2nCn। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम के। बहरहाल अभी तक हमने दो ही सीरीज़ की बात करी, पर ऐसी बहुत सारी सीरीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं जिसका डायरेक्ट रिजल्ट आप क्या कर सकते हो, वन लाइन में आंसर कर सकते हो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि हाँ मेरे पास किस तरीके की सीरीज़ में किस तरीके का काम हो रहा है। बट अगेन रिमेंबर वन थिंग, कि जो सफिक्सेस का सम है दैट विल बिकम ऑलवेज कांस्टेंट। आफ्टर ओनली दैट यू हैव टू अप्लाई द शॉर्टकट, या फिर ये टेक्निक को आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास सफिक्सेस का जो सम है वो मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आना चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। और यहाँ पर हमेशा अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी मेरे पास दो बाइनोमियल थ्योरम का मल्टीप्लाई है, एक है 1 + x की पावर n और दूसरी भी यहाँ पर सेम है 1 + x की पावर n। अब ये दोनों को क्लब करोगे तो मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, 1 + x की पावर 2n बन जाएगा, और इसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 2nCn। ये आप वन लाइनर आंसर कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, ताकि वो जे एडवांस का जो क्वेश्चन है वो तो अब आपसे खैर इजीली सॉल्व हो ही जाएगा, ताकि वो थोड़ा सा और इजीली सॉल्व हो जाए। मेरे को पता है वो किस तरीके का क्वेश्चन में, तो मैं आपको क्या करता हूँ उसी तरीके का सॉल्व एग्जाम्पल करा देता हूँ, ताकि आपसे वो वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे हमसे पूछा है एक समेशन अपन को दे रखा है, यहाँ पर समेशन दे रखा है i = 0 से लेके r तक, यहाँ पर दे रखा है i = 0 से लेके r तक, यहाँ पर दे रखा है n1c टाइम्स ऑफ r माइनस आई, n1c टाइम्स ऑफ r माइनस आई इंटू n2ci
इंटू एन टू सी आई, ये अपन को दे रखा है। तो अब इस समेशन की वैल्यू आपको डायरेक्टली निकालनी है। तो अगर थोड़ा सा भी आप सीरीज़ खोलोगे यहाँ पे, पहले थोड़ी सी सीरीज़ खोल के देखते हैं। मेरे को पता है कि डायरेक्टली आपको शॉर्टकट दिख गया होगा, डायरेक्ट रिजल्ट आप कह सकते हो n1 प्लस एन टू सी आर, पर फिर भी सीरीज़ खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। अगर जीरो डालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, n1 सी आर इंटू एन टू सी ज़ीरो, प्लस फिर क्या बचेगा, n1 सी, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास n1 सी ऑफ आर माइनस वन n2 सी वन, प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा, n1 सी ऑफ आर माइनस टू इंटू n2 सी ऑफ टू, प्लस डैश 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 करते करते हमारे पास जो भी लास्ट टर्म बनेगी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें ये चीज़ दिख गई है कि आर और जीरो का सम कितना बनेगा, आर माइनस और आर का सम कितना, वन का सम कितना बनेगा आर, और यहाँ पर भी सम कितना बनेगा आर, और जो भी एक्स वाई जी टर्म आ रही होगी उसके सफिक्स का टर्म यहाँ पर कितना बन रहा होगा आर। तो डायरेक्टली अगर हम चाहें तो इसका वन लाइनर आंसर लिख सकते हैं, ऊपर वाले प्रीफिक्सेस का सम दैट इज n1 प्लस n2 आप यहाँ पर लिख सकते हो, और c टाइम्स ऑफ कितना लिख सकते हो, r लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, बस आपको वहाँ पर इतना ही ध्यान रखना होता है कि मेरे को बस ये चेक करना है कि जो सफिक्सेस का सम है बेसिकली वो कांस्टेंट निकल के आना चाहिए, और प्रीफिक्स के सम को मेरे को क्या कर देना है, बेसिकली डायरेक्टली ऐड ऑन कर देना है, एंड दैट विल बी माय डायरेक्टली रिजल्ट। वो मेरे पास डायरेक्टली मेरे पास क्या होने वाला है, उस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट वन लाइनर क्वेश्चन है, या फिर मैं इसको कहूँगा ओरली बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या पूछा है। ये बोल रहा है कि एक्स मेरे को कुछ कुछ दे रखा है, ये मेरे को कुछ कुछ सीरीज़ दे रही है। सबसे पहले तो इस सीरीज़ की मेरे को जनरल टर्म लिख लेनी चाहिए। जनरल टर्म अगर मैं इस सीरीज़ की लिखूंगा तो वो मेरे पास निकल के आ जाएगी समेशन आर इंटू, और टेन सी दो बार है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन सी आर इंटू टेन सी आर, और आर की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू बेसिकली 10। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दे रखा है टेन सी आर इंटू टेन सी आर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर टेन सी वन का होल स्क्वायर है, फिर टेन सी टू का होल स्क्वायर है। अगर आप आर को वन डालोगे तो वन इंटू यहाँ पर बन जाएगा टेन सी जीरो, सॉरी वन डालोगे तो यहाँ पर बन जाएगा टेन सी वन इंटू टेन सी वन का होल स्क्वायर इंटू वन, फिर टू डालोगे तो टेन सी टू होल स्क्वायर इंटू टू। तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब यहाँ पर कैसे लगाओगे आप, अब यहाँ पर इस सीरीज़ का यूज़ कैसे करोगे। मैंने आपको हमेशा बताया था कि अगर समेशन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास आर जो है वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर की तरह हमारा गले में अटका पड़ा है, तो इस आर को कैसे रिमूव करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत ही धमाकेदार प्रॉपर्टी समझाई थी कि हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखना। एन सी आर किसके बराबर होता है, n माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी टाइम्स ऑफ आर माइनस वन। अगर मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है बाइनॉमियल की तो उसको जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में ये वाला फॉर्मूला क्या है आपको समझाया था, एक प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन के ही मदद से। ठीक है, अब ये चीज़ आपके पास होगी तो यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लगानी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा समेशन आर इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर 10, और यहाँ पर आर तो वैसे ही रहेगा इंटू यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा एन बाई आर। एन बाई आर का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10 बाई आर, और 10 माइनस वन इंटू सी आर माइनस वन, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 9 सी आर माइनस वन इंटू 10 सी ऑफ आर इंटू 10 सी ऑफ आर, यही बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि मेरे पास जो R और R है वो मेरे पास डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये वाला R और ये वाला R कैंसिल आउट हो रहा है। 10 जो है वो कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा R इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर 10, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा एन सी आर माइनस वन, नाइन सी आर माइनस वन इंटू 10 सी ऑफ आर। अब बात करते हैं इन सफिक्सेस के सम की। क्या इन सफिक्स का सम हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आ रहा है, अभी ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास इसका सम निकल के आ रहा है 2r माइनस वन, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है क्योंकि r जो है वो थ्रू आउटली चेंज हो रहा है 0 से लेकर 10 तक। तो अगर आप r को पुट करोगे तो वो थ्रू आउटली चेंज होता रहेगा। तो अब ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से ये सफिक्सेस का जो सम है बेसिकली वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आ जाए, क्योंकि अभी सबसे पहला जो हमारा हर्डल था वो था r को तो हमने स्वैप्ट आउट कर दिया। अब जो बेसिकली काम बचा है वो ये बचा है कि भैया किसी भी तरीके से सफिक्सेस के सम को हमारे को क्या निकल के लेके आना है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के लेके आना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए इन 10 सी आर को ध्यान से देखो। 10 सी आर को हम लिख सकते हैं 10 सी ऑफ 10 माइनस आर। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। तो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन आर इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर 10, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एन सी ऑफ आर माइनस वन इंटू यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10 सी ऑफ 10 माइनस आर। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। तो अब इन दोनों का सम करोगे तो हमारे पास क्या एक कांस्टेंट क्वांटिटी यानी कि 9 निकल के आ रही है। बिल्कुल सर निकल के आ रही है। मतलब एक किन किन बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है और किस किस का कोएफिशिएंट हमें चाहिए वो भी आपको पता लग गया होगा। यानी कि अगर हम डायरेक्टली इसमें वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें m प्लस एन सी आर वाला, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 इंटू 10 प्लस 9 यानी कि 19 सी और 9।
ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस क्वेश्चन का डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन के डायरेक्टली रिजल्ट को पुट करना है किसमें, इसको डिवाइड करना है बेसिकली 1430 से। अब जो डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है थोड़ा सा। यहाँ पर 1 यहाँ पर आपके पास लिख रखा है 1430, उसको आप लिख सकते हो 13 इंटू 11 इंटू 10, वो चालाकी से आपको 1430 दे रखा है, इंटू यहाँ पर अपन के पास एक और चीज़ है दैट इज़ 10, और इंटू यहाँ पर 19C9, 19C9 का मतलब होता है फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल 19 को लिख देना 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू, थोड़ा सा से सॉल्व कर ही लेते हैं, 14 इंटू यहाँ पर हमारे पास कितना बन जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 10। और जो नीचे हमारे पास बच रहा होगा, नीचे हमारे पास कितना बच रहा होगा बच्चों, नीचे बच रहा होगा हमारे पास फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 9 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 10। फैक्टोरियल ऑफ 9 कितना होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू हमारे पास कितना बच रहा होगा फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 तो सबसे पहले अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, इस वाले 10 से इस वाले 10 को कैंसिल आउट कर दिया, 13 और 11, और 13 और 11 हमारे पास डायरेक्टली कैंसिल आउट यहाँ पर हो रहे हैं। अब जो ऊपर वाली टर्म बची है उसको भी आपको कैंसिल करना है। सबसे पहले 8 2 जा 16, और 2 से ये चीज़ भी कैंसिल आउट होगी, और 4 से कोई चीज़ अगर कैंसिल आउट हो रही है तो 4 3 जा 12 हो रहा है, और फिर 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल आउट आप कर सकते हो। और फिर क्या बचा है आपके पास, फिर आपके पास बचा है यहाँ पर 5 3 जा 15, और यहाँ पर बचा है आपके पास 7 2 जा 14, और यहाँ पर आपके पास बचा है 6 3 जा 18। ठीक है, तो यही आपके पास शायद कुछ गिनी चुनी चीज़ें अब आपके पास बची हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में जो लास्ट टाइम बचा है वो कितना बचा है, लास्ट कुछ फैक्टर्स बचे हैं यहाँ पर 19 और 3, 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2। आई होप कि यही बचना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन अगर कुछ मिस्टेक है तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मैंने कभी पहली बार ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 19 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, एंड 9 टू 18, 19 इंटू 18 इंटू 17। इसी तरीके का कुछ फैक्टर आपके पास बचना चाहिए। और लास्ट में अगर इसका आंसर अगर मेरे को शायद याद है तो 646, आई होप इट इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आंसर इसे चेक नहीं कर रखा है, बट जब लास्ट टाइम करा था तो शायद इसका आंसर 646 ही आ रहा था आंसर शीट में। तो हाँ, यहाँ पर एक और फैक्टर 9 का आपके पास बच रहा है, तो यहाँ पर 9 से भी आपके पास कोई चीज़ अगर आप कैंसिल कर सकते हो। अगर हाँ, एक मिनट, यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये हो रही है कि ये 9 जो है आपके पास एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास बच रही है, तो 9 से भी आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो 3 3 और ये वाली चीज़ आपके पास चली जाएगी। तो अगर आपके पास बचेगा तो 19 इंटू 17 इंटू 2, अब ये वाली चीज़ कितनी बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी बेसिकली 19 इंटू 34। हाँ, तो अब आपका डायरेक्टली रिजल्ट आ सकता है यहाँ से 646। तो आई होप कि ये जो मिस्टेनियस सीरीज़ है आप इसकी प्रैक्टिस आउट भी कर सकते हो। बहरहाल एक और वीडियो पड़ी है चैनल में जिसके अंदर इन और डिटेल में मैंने इस मिस्टेनियस सीरीज़ को समझा रखा है। बहरहाल मैंने इसलिए अभी मिस्टेनियस सीरीज़ को इसलिए लिया क्योंकि मेंस के एग्जाम भी आ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं मिस्टेनियस सीरीज़ में, कई बार नहीं बहुत बार ऐसा हो रखा है कि छोटे मोटे क्वेश्चन समेशन के अंदर डाल के आपको मेंस के अंदर पूछ ले आते हैं। तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए, इसलिए आप इन मिस्टेनियस सीरीज़ की वीडियोज़ देख के जा सकते हो, ताकि डायरेक्टली आप वन लाइनर वहाँ पर डायरेक्टली आंसर कर सको किसी भी तरीके के क्वेश्चन को। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको मेंस में दिखने को मिल जाए इंटीजर टाइप या फिर न्यूमेरिकल टाइप वाले सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज की वीडियो पर आपको मज़ा आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।